जादुई रेनकोट। प्रत्येक वर्ष बरसात की फुहार गरीबों पर बाढ़ बनकर टूटती है। करमपुरा गांव में रहने वाली गिरिजा की भी कुछ यही कहानी थी। साल के आधे महीने में तो जैसे तैसे बनिहारी करके घर का खर्चा निकल जाया करता था, मगर जब बरसात आती तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझता था। ऐसे ही इस बार मैंने गुड़िया से वादा किया था कि इस बार मैं उसको रेनकोट ला कर दूंगा, मगर मैं बेबस इस बार भी रेनकोट खरीदने की रकम नहीं जुटा सका। काम पर जाने को पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, जाने ये बरसात की फुहार कब रुकेगी। तुम्हारी कहने से ये बरसात नहीं रुकने वाली। कितनी दफा कहा तुमसे कि 2 पैसे जोड़कर एक छाता या रेनकोट खरीद लो। साल बीत गया मगर तुमसे एक रेनकोट न खरीदा गया। ये जिद्दी बादल आज थमने वाले नहीं है। करते रहो इंतजार। एक तो ये बरसात नहीं थम रही, ऊपर से तुम भी घटा की तरह मुझ पर ही गरजे जा रही हो। मैं अपनी भरसक कोशिश करता हूँ, मगर हर साल सावन भादों का ये महीना हम जैसे गरीब तबकों की कमर तोड़ देता है। ऐसे में घर चलाने पर आफत बन जाती है तो रेनकोट कहाँ से खरीदूंगा। 8 साल की अनन्या गांव के ही विद्यालय में पढ़ती थी। कुछ देर बाद, माँ, अगर बरसात नहीं छूटेगी तो मैं विद्यालय कैसे जाऊंगी? ये ले अनन्या बेटी, ये पन्नी सर पर ओढ़कर स्कूल चली जा। अनन्या पन्नी की टाट ओढ़कर स्कूल चल पड़ती है और रास्ते में जाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो एकदम रेनकोट के जैसा है, जिससे मैं भीगने से बच गई। अब मुझे टीचर जी की डांट नहीं खानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, मैदान में भरे पानी से वो कहती है, इस बबूल के पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा है, मुझे दूसरी डगर से जाना होगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है। तभी बरसात के साथ तेज आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उसकी टाट उड़ जाती है। इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कोई चारा न बचने पर नन्ही अनन्या बरसात में भीगते हुए स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। May I come in, miss? कक्षा में बैठी टीचर अनन्या की ओर नजर घुमाकर कहती है, ये कौन सा समय है विद्यालय आने का? और ये क्या हाल बना रखा है? कीचड़ में सने, जूती, मैले कुचली ड्रेस। मैडम, आपने प्रचार नहीं देखा क्या? कैसा प्रचार? यही कि दाग अच्छे होते हैं। 10 रुपए का टाइट खोलो और सारे दाग धो लो। मोनू की बात सुनकर सभी बच्चे अनन्या की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। शट अप मोनू। और तुम अनन्या, जब तक तुम्हारे पास रेनकोट नहीं आ जाती, तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते बरसात के साथ अनन्या के आंसू भी आंखों से बरसते रहते हैं। वो घर लौटकर रोते बिलखते हुए अपनी माँ को सारी बात कह सुनाती है। कक्षा के सभी विद्यार्थी के पास छाता और रेनकोट है, सिवाय मुझे छोड़कर। काश मेरे पास भी रेनकोट होता। हे ईश्वर, एक रेनकोट के खातिर मेरी बच्ची कितना कुछ झेल रही है। गिरिजा के पास तो एक छाता खरीदने की रकम नहीं, तो वो रेनकोट कैसे खरीदेगा? दिन ढलते जा रहे थे, जिसके साथ अब बरसात का महीना अपने चरम सीमा पर आ पहुंचता है। फिर एक सवेरे, अरे गुड़िया, इतनी सवेरे ये वर्दी क्यों पहन ली? ताकि माँ, आज मैं बरसात शुरू होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँ। इतना बोलकर वो स्कूल निकल जाती है, मगर आधे रास्ते पहुंचते ही झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख अनन्या एक घने पेड़ के नीचे छुप जाती है। बरसात के रुकने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तभी उसकी नजर बरगद की जटाओं के बीच में उलझी मकड़ी पर जाती है। तभी पत्ते पर से बरसात की एक बूंद मकड़ी पर गिरते ही वो जमीन पर गिरती है। मुझे इसे बचाना होगा, वरना ये मकड़ी मर जाएगी। वो झट से हथेली नीचे करती है। तभी मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ, तुम बोल सकती हो, पर कैसे? मैं एक जादुई मकड़ी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कोई छाता और रेनकोट नहीं है, इसीलिए मैं बरसात से भीगने के डर से यहाँ छुपी हुई हूँ। ये सुनकर जादुई मकड़ी विशाल रूप में आकर उसे एक जादुई रेनकोट देकर कहती है, रेनकोट? ये एक जादुई सतरंगी रेनकोट है, जो तुम्हें बरसात की मार से बचाएगा। चाहे कितनी भी तूफानी बरसात क्यों ना आए, एक भी बूंद तुम्हारे रेनकोट के भीतर नहीं घुसने पाएगी। साथ ही इस जादुई रेनकोट से तुम जरूरतमंद की मदद भी कर सकोगी। जब भी तुम्हें रेनकोट की जरूरत पड़े, तुम इसे मदद मांगना। अब मैं चलती हूँ।
वो झट से उस जादुई रेनकोट को पहनकर स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है। अरे काका, आप तो बरसात में भीगने के चलते कांप रहे हैं। आपके पास रेनकोट नहीं क्या? मेरे पास एक ही पुरानी छतरी थी, वो भी थोड़ी देर पहले तूफान में जाने कहाँ उड़ गई, इसलिए मैं भीग गया हूँ बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको रेनकोट देती हूँ। अगर तुम अपना रेनकोट मुझे दे दोगी तो तुम खुद भीग जाओगी। हम में से कोई नहीं भीगेगा। ये एक जादुई रेनकोट है। ये देखिए इसका कमाल। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे जल्दी से एक बड़ा सा रेनकोट दे। अनन्या के कहते ही जादुई रेनकोट उसे चमकता हुआ एक और रेनकोट देता है, जिससे वो बूढ़े आदमी को देखकर विद्यालय आ जाती है, जहां उसके चमचमाते रेनकोट को देख कक्षा के सभी बच्चे उसकी तरफ खिंचाते हैं। अरे वाह अनन्या, तुम्हारा रेनकोट तो बड़ा सुंदर और आकर्षक है। मैं इसे देख लूं? हाँ देख लो, मगर प्यार से। अनन्या, क्या मैं भी तेरा रेनकोट पहनकर देख लूं प्लीज? ठीक है। मोनू झट से उस जादुई रेनकोट को पहनते हुए कहता है, काश के ऐसा कोई रेनकोट मेरे पास भी होता। उसके इतना कहते ही जादुई रेनकोट के भीतर से एक और रेनकोट बाहर आता है। ओ तेरी, ये क्या है? ये जादुई रेनकोट है जो जादुई रेनकोट देता है। यकीन नहीं होता तो अपने रेनकोट से रेनकोट मांग कर देखो। ए मेरी जादुई रेनकोट, मुझे एक और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट से एक और रेनकोट प्रकट होता है। आइला, ये तो सचमुच का जादुई रेनकोट है, अपनी तो निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद विद्यालय का समय समाप्त होता है। तभी टीचर कहती है, जाने आज आसमान की झरोकों से इतना पानी क्यों बरस रहा है। छुट्टी का वक्त हो चुका है, मगर तूफान के चलते छतरी भी नहीं अड़ रही। अगर बच्चे भीगते हुए घर लौटे तो सर्दी से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। काश कि सभी बच्चों के पास रेनकोट होता। टीचर जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबको रेनकोट दे देती हूँ। अनन्या, इतने बच्चे तुम्हारे एक रेनकोट में नहीं समा सकेंगे। टीचर जी, अनन्या के पास जादुई रेनकोट है, जिसके भीतर से जादुई रेनकोट निकलते हैं। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इसी वक्त 100 रेनकोट दो। अनन्या के कहते ही उसके जादुई रेनकोट से अनेकों जादुई रेनकोट की बौछार लग जाती है, जिससे अनन्या सभी बच्चों में उनको बांट देती है। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस रेनकोट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सभी बच्चे एक साथ रेनकोट पहने झूमते नाचते सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अनन्या भी रेनकोट पहनकर घर आती है। शुक्र है मेरी बच्ची जो तू घर आ गई। रेडियो पर प्रसारण हुआ था कि आज की बरसात अपने उफान पर है। ये रेनकोट किसका पहना है? माँ, ये रेनकोट मेरा है। ये एक जादुई रेनकोट है। ये तो क्या कह रही है गुड़िया, जादुई रेनकोट? हाँ माँ, लगता है आपको भी बाकियों की तरह इसका कमाल दिखाना पड़ेगा। ए मेरे जादुई रेनकोट, जरा अपना चमत्कार दिखाना। मुझे और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट अनगिनत रेनकोट बरसाने लगता है, जिससे देख चंपा और गिरिजा चकाचौंध रह जाते हैं। पिताजी, अब इन सभी रेनकोट को जमा करके आप चाहो तो रेनकोट बेचने का व्यापार कर सकते हो। हाँ, बरसात में रेनकोट बेचने का धंधा अच्छा चलेगा और कमाई भी होगी। इस तरह अंत में गिरजा जादुई रेनकोट से मिले सभी रेनकोट को बटोरकर रेनकोट बेचने लगता है, जिससे उनका जीवन पटरी पर चला आता है। अब जादुई रेनकोट गिरिजा का व्यवसाय बन जाता है, जिससे वो हर मानसून के महीने में रेनकोट खरीदने में असमर्थ लोगों की बरसात से बचने की खातिर मुफ्त रेनकोट बांटा करता था। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थीं जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो वीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी वीना की बातें लेकर बैठ गए हो?
अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है, कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा है। वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज पापी दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है, और मारे से आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या, पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था, सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए, पता नहीं कैसे। लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते। मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी, इसी के लायक था तू। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है, जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया।
कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहाँ आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी। यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था, मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। श्यामपुर के स्टेशन पर मोहिनी नाम की एक औरत अपने एक छोटे बच्चे को लेकर लोगों से भीख मांग रही थी। अरे भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, वो भी मेरे साथ भूखा है। अरे तूने खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं? तू मेरी लुगाई या मेरी रिश्तेदार थोड़े ना है तो मैं तेरी मदद करूंगा या तुझे खाने को दूंगा। अब चल निकल यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी मोहिनी को धक्के मारकर गिरा देता है, जिसके बाद मोहिनी अपने बेटे को गोद में उठाकर रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की के ऊपर जाती है। लड़की लगभग 4 साल की थी, जिसका नाम नैना था। वो एक बूढ़े आदमी से भीख मांग रही थी। अंकल जी, मैंने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे को कुछ खाने को दे दो ना। चल चल निकल यहाँ से। तुम भिखारियों का यही काम होता है, झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठना। अगर आगे से तुम मुझे दिख गई ना तो मैं तेरी मार मार के ऐसी हालत कर दूंगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। ये सब कुछ मोहिनी देख रही थी। ये देखकर मोहिनी को बहुत ही दुख होता है और गुस्सा भी आता है और वह गुस्से में जाकर उस आदमी को सुनाना शुरू कर देती है। तुम अमीर लोग खुद को क्या समझते हो? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे सामने कोई गरीब बच्चा भूख से तड़प रहा है तो तुम अपनी अमीरी का घमंड करके उसे ऐसे बोलोगे? थू है तुम जैसे अमीरों पर जो किसी की भूख नहीं मिटा सकते। तुम जैसों से तो अच्छे हम गरीब होते हैं। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू ही इस लड़की को रख लेना अपने पास। क्यों मुझे इतना ज्ञान बांट रही है? इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और इधर मोहिनी उस बच्चे के पास जाकर बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस खड़ूस इंसान से पैसे क्यों मांग रही थी? मेरा नाम नैना है और मैंने ना पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं भूखी तड़प रही हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है आंटी। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए आंटी। उसको रोता हुआ देख मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहिनी नैना से उदास होकर बोलती है, बेटा नैना, तुम चिंता मत करो। आज से तुम कभी भी इस तरह ऐसे स्टेशन पर बैठकर भीख नहीं मांगोगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मोहिनी इतना कहकर उसको गले लगा लेती है
और अपने साथ स्टेशन के पास वाले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाती है, जहां वो उसको अच्छे से नहलाती है और उसको साफ सुथरा करके उसको खाने के लिए देती है। देखते ही देखते अब मोहिनी नैना को एक अच्छी जिंदगी देने लगी। वो खुद भूखा रहकर नैना और अपने बेटे को खिलाया करती। एक बार मोहिनी अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे यार मोहिनी, मैं कब तक लोगों से भीख मांगकर इन बच्चों को खिलाया करूंगी। मुझे कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इतना कहकर मोहिनी गांव में इधर से उधर काम की तलाश में घूमने लगती है और घर घर जाकर पूछती है, अरे मेम साहब, क्या मुझे इस घर में कोई काम मिल सकता है? मैं सारा काम करना जानती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मुझे सब आता है। उस दिन मोहिनी बेचारी पूरा दिन भटकती रही, लेकिन उसे कोई भी अपने घर में काम पर नहीं रखता कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर फिर पड़ जाती है। वो लड़का भी लोगों से भीख मांग रहा था। अंकल जी, मैं भी बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना के लिए कुछ दे दो ना प्लीज। वो लड़का उसके सामने भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसको लात मार कर गिरा देता है। ये देख मोहिनी गुस्से में जाती है और उस आदमी को तमाचा जड़ते हुए बोलती है, तुम अमीरों ने तो हद ही कर दी है। अरे पैसों पर ऐसा भी कौन सा घमंड होता है कि तुम लोग एक भूखे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार रहे हो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो आदमी मोहिनी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी मोहिनी चिल्लाने लगती है, कोई है, हेल्प करो, कोई है, मदद करो, हमारी मदद करो। मोहिनी की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे बहन, क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? भैया, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसने खाने के लिए इससे कुछ पैसे क्या मांग लिए। इस आदमी ने तो हद ही कर दी, इस बच्चे को लात मार के नीचे गिरा रहा है। अरे आखिर मैं तुम अमीरों से ये पूछना चाहती हूँ, जिनके पास इतना पैसा है, आखिर वो पैसा किस बात का, जब वो किसी भूखे की भूख नहीं मिटा सकता। बताओ, किसी के पास कोई जवाब है इसका? नहीं ना। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर जब तुम लोग किसी का पेट नहीं भर सकते तो तुम उसके पेट पर लात भी नहीं मार सकते हो। उसकी ये बात सुनकर गांव के सभी लोग अपनी गर्दन झुकाकर खड़े रहते हैं कि तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उससे बोलता है, बेटा, तुम सही बोल रही हो। आजकल की दुनिया में पैसा इतना बड़ा है कि पैसों के लिए भाई भाई को मार रहा है और अपना अपना नहीं होता। लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसको पराये भी अपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें अपने घर पर काम करने के लिए रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगी? मोहिनी ये बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, हाँ काका, हाँ, मैं आपके घर में सारा काम करूंगी। और बेटा, तुम आज के बाद किसी से भी भीख नहीं मांगोगे। और इस तरह मोहिनी काका के घर में काम किया करती और बच्चों की सेवा करती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए थे और उसको यदि रोड पर कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखता तो मोहिनी उसे उठाकर अपने घर ले आती। मोहिनी के पास लगभग 6 से 7 बच्चे हो चुके थे। वो पूरा दिन काका के घर में काम किया करती और बच्चों की अच्छे से सेवा किया करती। कुछ दिनों के बाद ये सारी बात गांव वालों को पता चली कि मोहिनी हर उस अनाथ बच्चे को अपने घर ले जाती है जो रोड पर भटक भटक कर भीख मांगते हुए खाना खाता है। ये सब देख और सुनकर गांव वालों को थोड़ा अच्छा लगता है और उनमें से मोहन नाम का एक लड़का बोलता है, गांव वालों, ये औरत तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये उन गरीब और भूखे बच्चों का पेट भर रही है जिन्हें हम दुत्कार के भगा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें मोहिनी की कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने मोहिनी का पता लगाया है। वो अपने अनाथ बच्चों के साथ एक छोटे से जंगल के अंदर झोपड़ी में रहती है। सभी गांव वाले मोहन की बात से सहमत होते हैं
और मोहिनी के लिए एक अच्छा सा घर बनवा देते हैं। घर के साथ साथ गांव वाले मोहिनी के लिए एक छोटी सी परचून की दुकान भी खुलवा देते हैं और इस तरह अब मोहिनी उस परचून की दुकान चलाने के साथ साथ अपने बच्चों का और खुद का अच्छे से ध्यान रखने लगी। इस तरह सभी बच्ची और मोहिनी एक ही साथ खुशी खुशी रहने लगे। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सफाचट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबरा नहीं, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते, जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है। जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाएं। जाने कौन दिन ई 1.5 फुटिया गुमटी से छतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है। फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे 4 पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ये तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अब अहीं तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका।
माँ जी वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहां मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं, यहाँ हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आईं। जी हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब एक डब्बा चख कर देख लो, खाना ना भाए तो भले एक पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चखकर वाहवाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है। इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीद कर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे वो खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा। इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल हैं। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में। मजा आ गया, एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहां बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मिलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू ही का बोला तो वो दिन भूल गई। हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं। तभी एक युवक वहां आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है। अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुंचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू हम के आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाहिए, काहे कि ऊके चलते ही हम आज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें न सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है, बल्कि गांव गांव में मशहूर करता है। जादुई हीरे का वाहन खिलौना पेड़। मोहन नगर के एक छोटे से गांव में एक ओमवती नाम की बूढ़ी काकी रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक बार एक दुर्घटना के दौरान उनके घर में सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार आग की चपेट में आकर मर गया था। लेकिन उस दुर्घटना से बूढ़ी काकी और उसका पोता जग्गू बच गया था। बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए वो बच्चों के खिलौने बेचा करती थी, जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी। खिलौने वाले खिलौने ले लो, बच्चों के प्यारे प्यारे खिलौने। आओ साहब खिलौने ले जाओ। बच्चों की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एयरप्लेन, मिनी रॉकेट सब है। आओ आओ ले जाओ। तभी एक आदमी बूढ़ी काकी के पास आता है और कहता है, अरे ओ काकी, ये मिनी कार कितने की है? ज्यादा महंगी नहीं है साहब, केवल 20 रुपए की है। ले जाओ साहब, आपका बच्चा
बहुत अच्छे से खेलेगा। ये खिलौना जल्दी टूटेगा भी नहीं। अरे नहीं, 20 तो तुम ज्यादा मांग रही हो। मैं तो इस खिलौने के 10 रुपए दूंगा। क्या साहब, आपको ये 20 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? अरे आप जैसे सेठ लोगों के लिए तो 20 रुपए कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है। अरे काकी कमाल करती हो। चलो ये लो 20 रुपए और खिलौना दे दो। बूढ़ी काकी 20 रुपए में खिलौना बेच देती है। ऐसी वो पूरे दिन अपने ठेले को बाजार में यहाँ से वहाँ घुमाती रहती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अरे रात होने वाली है। मेरा पोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। ये सोच बूढ़ी काकी अपना ठेला लेकर जंगल के रास्ते से वापस अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या? इस वक्त जंगल में कौन हो सकता है? मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। बूढ़ी काकी किसी तरह जंगल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर बूढ़ी काकी बहुत घबरा जाती है। अरे कौन हो तुम लोग? और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? सुन बुढ़िया, ज्यादा सियानापंती दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जो भी माल पानी है सबका सब हमें दे दे, नहीं तो तू जानती नहीं है हम तेरा क्या हाल करेंगे। बूढ़ी काकी रोने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो। मुझ गरीब पर रहम करो। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमाए हैं। मेरा पोता भूखा प्यासा घर पे इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। वो गुंडे बूढ़ी काकी की एक बात नहीं सुनते और उसके ठेले पर रखी मिनी कार, मिनी बस, मिनी एरोप्लेन, मिनी ट्रक सब कुछ तोड़ देते हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी। एक गुंडा बूढ़ी काकी के मुंह पर एक चांटा मारता है, जिसके बाद बूढ़ी काकी वहीं बेहोश हो जाती है और वो गुंडे उसके सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। तभी जादुई परी जंगल की सैर करने निकलती है। आसमान में उड़ते हुए उसे जंगल में बूढ़ी काकी दिखाई देती है। अरे यह औरत कौन है जो जंगल में बेहोश पड़ी है? जादुई परी बूढ़ी काकी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ठेला उल्टा पड़ा होता है और बच्चों के खिलौने भी टूटे होते हैं। जादुई परी अपने जादू से बूढ़ी काकी को होश में लाती है। काकी, क्या हुआ है आपको? और यहाँ ऐसी बेहोश क्यों पड़ी हो आप? आपका ये हाल किसने किया? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। जादुई परी को देखकर बूढ़ी काकी रोने लगती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताने लगती है। उसके बाद गुंडों ने मुझे लूट लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे खिलौने भी टूट गए हैं। इन्हीं के सारे तो मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। काकी, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। परी अपनी छड़ी की मदद से खिलौनों पर एक जादू कर देती है, जिसके बाद परी उन टूटे फूटे खिलौने को उठाकर बूढ़ी काकी को देती है और कहती है, काकी, इन खिलौनों को अपने घर के आंगन में मिट्टी के अंदर गाड़ देना। उसके बाद आपकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बूढ़ी काकी परी की बात मान लेती है और टूटे फूटे खिलौने को अपने रेडी पर रखकर वापस अपने घर ले आती है और अपने घर के आंगन में लाकर उन टूटे हुए खिलौनों को मिट्टी में गाड़ देती है। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी काकी सोकर उठती है तो वो देखती है कि जिस जगह उसने टूटे खिलौने गाड़े थे वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया है, जिस पर हीरे की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल और भी कई प्रकार के खिलौने लगे होते हैं। बूढ़ी काकी उस पेड़ से एक ट्रक तोड़ती है और कहती है, अरे ये तो हीरे का खिलौना है। तभी वहां बूढ़ी काकी का पोता जग्गू आता है और खिलौने देखकर कहता है, अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे हीरे के खिलौने, लेकिन ये हीरे के खिलौने इस पेड़ पर कैसे आ सकते हैं?
बूढ़ी काकी जग्गू को सारी बात बता देती है। जिसके बाद बूढ़ी काकी पेड़ से सभी खिलौने जैसे मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल तोड़कर उन्हें शहर में ले जाकर बेच देती है। जिसके बाद उसे कई सारे पैसे मिल जाते हैं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। लगता है जैसे ऊपर वाला एक साथ मुझ पर बरस गया है। बूढ़ी काकी के पास खूब सारा पैसा आ जाता है और वो उन पैसों से एक बहुत अच्छा घर खरीद लेती है। जिसके बाद वो अपने पोते के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। एक दिन वो अपने लिए बाजार से सब्जी लेने जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। उन्हें देखकर बूढ़ी काकी सोचती है, मेरे जैसे इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं और मुझे अब उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने घर आती है और जादुई हीरे के खिलौने के पेड़ से हीरे की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल इन सब को तोड़ती है और उन्हें ले जाकर शहर में बेच देती है। और उन पैसों से वो एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोलती है जिसमें बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। आज मुझे बहुत सुकून मिला है। कम से कम अब मेरे जैसे बुजुर्ग लोग परेशान तो नहीं होंगे। वो ये सोच रही होती है, इतने में उसके पास एक मासूम सा बच्चा आता है और उससे कहता है, काकी काकी, आपके पेड़ पर जो वो हीरे की मिनी कार है, क्या वो आप मुझे दे सकती हो? मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है और मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। बच्चे की बात सुनकर बूढ़ी काकी मुस्कुराते हुए उस जादुई हीरे के पेड़ से एक हीरे की मिनी कार का खिलौना तोड़कर उस बच्चे को दे देती है। हीरे की कार देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद बूढ़ी काकी गांव के गरीब लोगों की भी सहायता करने लगती है और ऐसे ही खुशी खुशी अपने पोते के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।